क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आपके 90 प्लस परसेंटेज बने और कैसे आप अपने जिले के प्राइवेट कॉलेज या आपके सरकारी कॉलेज में टॉप करें। ठीक इसका मास्टर प्लान आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डीएलएड परीक्षा को पास करने का आपका महामूल मंत्र क्या होता है जिससे आप अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 90 प्लस परसेंटेज लेके आए और आगामी आपकी जो वैकेंसियां आए तो उसमें आपका जो मार्क्स लेके आए और 90 प्लस लेके आए तो वो आपके जोड़ेंगे जिससे आपकी सरकारी नौकरी लगने के अच्छे प्रबल चांसेस रहेंगे। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हम जो डीएलएड कर रहे हैं उसमें सारे बच्चे डीएलएड कर रहे हैं। उनका कईयों का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना है, कईयों का उद्देश्य हमारा जो है नौकरी लेना है, कईयों का उद्देश्य हमारा बच्चों को पढ़ाना है। ठीक, तो हमने उसी प्रकार अपने छात्रों का वर्गीकरण किया हुआ है। पहला, हमारे जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्रों के लिए एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है। दूसरे, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, सेकंड सेमेस्टर की आप मतलब जो क्लासेस उन्होंने करी हुई हैं, जो किताब से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको जानकारी हो गई है कि हाँ इसमें ये सब्जेक्ट होता है, इसमें ये चीज होती है, ये चीज होती है। तीसरा, जिन्होंने भाई साहब अभी तक तैयारी शुरू करी ही नहीं है। हम तीनों लोगों के बारे में बात करेंगे, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रतियोगिताओं की परीक्षा करते हैं। ज्यादातर हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो सभी ये मान के चलिए 85 से लेके आपका 90% जो बच्चा है वो हमारा किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हुआ मिलेगा। इसीलिए वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है जिससे वो अपने बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और आगामी अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर पाए और साइड बाय साइड हमारा डीएलएड कर ले। दूसरा, हमारे सरकारी जो बच्चे हैं जो डाइट से करते हैं उसमें उनको रेगुलर जाना पड़ता है, तो उनमें उनकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है और थोड़ी बहुत तैयारी नहीं हो पाती है। तीसरा बच्चा ऐसा है जो हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो घर पर रहती हैं, घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, गांव देहात की हैं, तो उनको सुविधाओं की कमी होने के कारण, सरकारी कॉलेज में एडमिशन ना होने के कारण उनकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई जब एग्जाम टाइम आता है तब शुरू करती हैं। तो उनके लिए भी हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। आज इन्हीं तीनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी प्रशिक्षुओं को बने रहना है, लास्ट तक अपनी वीडियो को देखना है जिससे आप इस वीडियो का पूरा निचोड़ ले पाएंगे। मैंने आपका रिसर्च करिए, 3 दिन लगे मेरे को आपका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन की आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी सीरीज पढ़नी चाहिए, किस सीरीज में कितना कंटेंट काम का है आपका, किस सीरीज में आपका मतलब कंटेंट काम का नहीं है आपका। ठीक, प्रतियोगी छात्र जो है वो कैसे अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर लें और अपने डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी कर लें। आपके प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स कम मिले हैं, आप उनका कैसे भरपाई कर सकते हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में अंदर डिस्कस करेंगे। आप सभी प्रशिक्षुओं से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको पूरा जो भी आपके डाउट हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और अगर आपका एक भी डाउट बचता है तो हमारा नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर आइए। अब हम आपसे और हमारी आपकी बातचीत होगी, हम वहां पे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर देंगे। पहला, प्रतियोगी छात्र, इनका हम सबसे पहले उत्तर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बुक्स हैं वो आपको कौन कौन सी लेनी है, सीरीज कौन कौन सी लेनी है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने एक अग्रवाल पब्लिकेशन सुना होगा, आपने आपने और भी पवन पब्लिकेशन सुना होगा, आपने 10 तरह के पब्लिकेशन सुने होंगे, लेकिन मेरी समझ ये कहती है, मैं जो डीएलएड की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं बच्चों के हित की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बात थोड़ा अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि ठाकुर पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा। अभी तक जिन प्रशिक्षुओं ने बुक नहीं खरीदी है, या तो वो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीदें या फिर वो खरीदें साहित्य पब्लिकेशन की। इसके अलावा आपके पास अगर किसी आपके बड़े भाई बहन की कोई बुक पड़ी हुई है अदर पब्लिकेशन की, तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने किताबें अभी तक खरीदी नहीं है, तो वो ठाकुर पब्लिकेशन की किताबें खरीदें या साहित्य पब्लिकेशन की किताबें खरीदें। ठीक, आपको मैंने लोगो सामने दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि अमेज़न से ले सकते हैं आप, नज़दीकी अपने जो आपके किताबें बेचते हैं वेंडर है उनसे ले सकते हैं आप। ठीक, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का प्रश्न रहता है कि सर किताबें लें, हम सीरीज लें या फिर यूट्यूब पे तो इतने सारे चैनल हैं उनसे पढ़ें, हम किससे पढ़ें। उन सभी का जवाब आपको मिलेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला मैंने बुक का जवाब दे दिया कि कौन सी बुक खरीदें, आप या तो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीदिए या आप अपनी साहित्य पब्लिकेशन की बुक खरीदिए। बाकी आपके अगर सीनियर हो आपके कोई या फिर आपके बड़े भाई बहन है, उन्होंने अगर आपको बुक्स अवेलेबल करा रखी है किसी और पब्लिकेशन की, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने को ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनमें जो कंटेंट रहता है वो नया और फ्रेश रहता है। ठीक, इसलिए मैं आपको इन दो जो पब्लिकेशन उनके रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी सीरीज के बारे में क्वेश्चन रहता है कि सर हम कौन कौन सी सीरीज है खरीदें। पहले तो ये समझिए, सीरीज आपको
एग्जाम से 30 दिन पहले खरीदनी है, अभी से खरीद के नहीं बैठ जाना है आपको। जब आपको लगे कि हाँ आपका एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तब आपको ये खरीदना है, और नजदीक आता है तो आपके प्राइवेट कॉलेज में आपके जो डाइट है उसमें हलचल होने शुरू हो जाती है, आपको 1 महीने पहले खबर हो जाती है कि हाँ हमारे परीक्षा आगामी परीक्षा आने वाली है, ठीक। तो सीरीज में आपको एग्जाम से लगभग 30 दिन पहले या तो आपको पवन की सीरीज खरीदनी है या फिर आपको राजन की सीरीज खरीदनी है, ठीक। मैं इन दोनों सीरीज का नाम क्यों ले रहा हूँ, मैं इन दोनों सीरीज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों सीरीज में गलतियां सबसे कम होती है। इसमें आपका जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो सभी इसमें डाल देते हैं वो, और उनका सॉल्यूशन बना के दे देते हैं, कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। बस इसमें बस फर्क इतना है कि उसमें इन दोनों सीरीज में गलतियां बहुत कम रहती हैं। अगर आपका 1 नंबर है, 1 नंबर में आपने अगर कहीं गलत ऑप्शन पर टिक कर दिया इन दोनों में से पढ़ के, तो 1 नंबर तो चला गया ना आपका। इसलिए आपको वो सीरीज लेनी है जो कम से कम गलतियां करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे एक्टिव होता है जब वो पढ़ना या रट्टा मारना शुरू करता है, और अगर उसमें भी वो इस गलत चीजों को पढ़ लेगा और वहां पे करके आ जाएगा तो फिर उसके सारे नंबर धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए आपको या तो पवन की सीरीज खरीदनी है या फिर आपको खरीदनी है राजन की सीरीज। अब हम चलते हैं सीधे आपके मैथ पे, कि आपका जो मैथ का जो गणित का सब्जेक्ट होता है सभी के लिए कॉमन है। ये चाहे आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं वाले हैं जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े, उन सभी के लिए, इन सभी की ये इकलौता आपका एक्सेप्शन है मैथ गणित का सब्जेक्ट आपका, कि वो तीनों वर्ग के विद्यार्थी जो है, या प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जिन्होंने, या फिर जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, उन सभी के लिए मैथ तीनों के लिए एक ही जैसे काम करेगी, ठीक। आपकी जो मैथ है, जो प्रतियोगी जो छात्र हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो मैथ अपने एसएससी लेवल की हम कर रहे हैं, हम तो वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, हम तो मैथ तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। नहीं, आपको यही तो गलती कर जाते हैं आपके। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में आपकी कितनी परसेंट बनी है आपकी? आपके कितने ऐसे प्रशिक्षु होंगे जिनकी 20 से कम आए हैं, जबकि मैथ आपकी एकदम बेसिक लेवल की पूछी जाती है, उसके बाद भी आप 20 से आपके प्लस आने चाहिए, जबकि आपके 20 से नीचे आए हुए हैं। क्यों? कारण उसका क्या है? क्योंकि आपने गणित करी कॉम्पिटिटिव लेवल की। आपको गणित करनी है प्राथमिक के बच्चे को पढ़ाएं कैसे, उस लेवल की समझ लेके आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे आपको गणित का प्रश्न सॉल्व करना है। लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की 3-4 स्टेप में उसको क्वेश्चन को खत्म करके आ जाते हैं, जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है, जब भी आपकी जो एग्जामिनर होता है, जब भी आपकी कॉपी चेक करता है, तो वो स्टेप मार्किंग नहीं करता है, वो आपका आंसर चेक करता है कि आंसर इसने सही किया है नहीं किया, ऊपर से सरसरी निगाह में देख लेता है कि भाई इसने कितने स्टेप करे हैं, कितने नहीं करे हैं। अमूमन जो वहाँ पे टीचर होते हैं वो स्कूलों के मतलब जो मतलब शिक्षक होते हैं उनको बुला के अपना चेक कराते हैं कॉपी, तो उनको आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन जो है कम से कम 5 स्टेप में सॉल्व होना चाहिए। आपने अगर सॉल्व किया 3 स्टेप में, तो वो समझ जाता है कि हाँ इसने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, तो वो आपका नंबर पूर्ण नहीं देता है। इसलिए आपको जब भी गणित करनी है, गणित की आपकी सॉल्व करने की मानसिकता ये रहनी चाहिए कि मैं एक प्राथमिक के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब की मुझे गणित पढ़ानी है। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का अपना ज्ञान नहीं देना है, आपको बच्चे को ज्ञान देना है, तो उस लेवल की समझ लेके मैथ को सॉल्व करना है, ठीक। आपका पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा, कि गणित इकलौता ऐसा पेपर है, जब आपका पेपर सामने मिलेगा आप उसको पेपर सॉल्व करेंगे, आपके लगभग 20-18 क्वेश्चन आते हैं उसमें। 1 घंटे में 18 क्वेश्चन करना हल्की बात नहीं होती। आप ना तो किसी और से हेल्प ले पाएंगे, बाकी जो पेपर होते हैं, थ्योरी के पेपर होते हैं और जो पेपर होते हैं, आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, लेकिन गणित के पेपर में तो आपको स्वयं ही करना होगा। उसमें किसी भी प्रकार की आपको नकल नहीं मिलती, और टाइम इतना कम मिलता है कि आप ना किसी को बता सकते हैं, ना आप किसी से पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको गणित का पेपर खुद के दम पे करना होता है। इसलिए मैं हर प्रशिक्षु से यही बोलता हूँ कि गणित का पेपर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे आपको किसी से और से सहायता लेने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक। अब उसके बाद में क्या करना है, तीसरा पॉइंट आपका क्या था, गणित की आपको एक कॉपी अलग से बनानी है अभी से। आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिया है, आपका रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद भी अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, ठीक। तीसरा पॉइंट आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको गणित की कॉपी बनानी है, आपको उसके क्वेश्चन और उसके जो थ्योरी वाले जो सेक्शंस होते हैं कि संख्या क्या होती है, लासा मासा क्या होता है, ठीक, सांख्य क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो आपको क्या है, ये सभी आपको एक नोटबुक में प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हाथों से क्वेश्चंस को लगाएंगे नहीं तो आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, ये आपका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक। इसलिए आपको अपने प्रश्नों को अपने हाथ से होते हुए जाना है, ठीक। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए ये वीडियो ऐसी लाभदायक साबित होगी कि आप ये मान के चलिए आपके 90+ परसेंटेज बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तीसरा, चौथा पॉइंट आपका क्या है, गणित के पिछले 6 साल के सभी प्रश्न पत्रों को अपने हाथ से सॉल्व करते हुए चलना है, जिससे आपके एग्जाम टाइम जब आया आपको तो आपको बर्डन फील ना हो। तो इसलिए आपको अपनी जो आपकी चाहे साहित्य हो, चाहे आपका पब्लिकेशन हो, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल का सहायता लें, आप अपने सभी जो है उसमें प्रश्नों के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चाहे आप साहित्य लेंगे तो साहित्य की पब्लिकेशन के लास्ट में आपके प्रश्नों के पिछले 4 साल के प्रश्न पत्र दे रखे होते हैं। सेम आपके ठाकुर पब्लिकेशन में भी 4 साल के प्रश्न पत्र आपके पीछे दे रखे होते हैं, ठीक। तो वहां से आप अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
और जो आपकी गणित विषय है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, अभी से लेके चलना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 1 या 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको कंटिन्यू लेके साथ के साथ धीरे-धीरे करके रोज आपको उसमें एक-एक चैप्टर या एक-एक वीडियो यूट्यूब से या हमारे चैनल में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमसे भी कनेक्ट करके आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक? छठा पॉइंट आपका हमेशा याद रखने वाली बात है, आपकी स्टेप मार्किंग नहीं होती है गणित में। आपका फाइनल आंसर देखा जाएगा कि आपका फाइनल आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका फाइनल आंसर सही आ रहा है तो ही नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप ये सोच के बैठे होंगे कि 10th और 12th की हम जो बोर्ड में हम करके आते हैं तो हमको स्टेप मार्किंग मिलता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चेक होती होगी, नहीं। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करके आप यहाँ पे डीएलएड कर रहे हैं, तो आपकी स्टेप मार्किंग पे नहीं, आपके उत्तर पे जज किया जाएगा कि आपका उत्तर सही आया कि नहीं आया। अगर सही आया तो नंबर मिलेंगे, नहीं अगर सही आया तो आपको 0 मार्क्स मिलके आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। ठीक, उम्मीद करता हूँ गणित विषय के बारे में आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां पे आके। ठीक, अब चलते हैं हम प्रशिक्षुओं के हिसाब से कि प्रशिक्षु किस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सिलेबस, आपको मुझे लगता है सभी को पता होगा कि सिलेबस क्या होता है, फिर भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपका सिलेबस मेंशन कर दिया, जहां पर हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है, आपका मैं एक बार सरसरी निगाह से बता देता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा है, आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, उसके बाद में आपका अंग्रेजी विषय हो जाता है, हिंदी विषय हो जाता है, और आपका वही शारीरिक शिक्षा हो जाता है, और आपका इंटर्नशिप हो जाता है। ठीक, ये आपका सिलेबस है। अब प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो प्रतियोगी छात्र है, देखिए मैं समझ रहा हूँ प्रतियोगी छात्र मतलब बहुत जल्दी वीडियो को स्किप करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इनको लिया कि इनको भाई साहब जल्द, मतलब इनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी मतलब इनको धैर्य नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इनका लिया है। इनको मैं बता दूं कि इनको तैयारी कैसे करनी है जिससे इनके 90+ परसेंटेज बने। ठीक, आप जो बाकी प्रशिक्षु हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपका डिटेल में आपको लेके चलूंगा, जिससे आपको एक नंबर भी कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। जितने भी आपके एग्जाम है, आप ये से मान के चलिए 50 में से आपके 40 से नीचे नहीं जा सकते, आपके 25 के पेपर में 20 से नीचे नहीं जा सकते, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक, प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या करना है, आपका ये सामने देख रहे हैं, ये आपके हैं एजुकेशन के सब्जेक्ट। ठीक, ये आपके एडुकेशन के सब्जेक्ट हैं। ये भाई साहब आपने कभी नहीं पढ़ा है, एजुकेशन के सब्जेक्ट आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको इनके नोट्स बनाइए या फिर कोई बुक खरीदिए, आप उनको धीरे-धीरे करके खत्म करिए, उनकी एक समझ बनाते चलिए कि क्या होता है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, क्या होता है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, ये आपको धीरे-धीरे करके अभी से डेवलप करते हुए चलना है, जिससे आपके एग्जाम टाइम पे आप हड़बड़ी ना करें, और जिससे आपकी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी प्रभावित ना हो। ठीक, गणित विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे डील करना है। उसके बाद कुछ प्रारंभिक बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, मैं आपको वो भी साझा कर देता हूँ। ठीक, सबसे पहला आपका यही है, सामाजिक अध्ययन जो है अपने सेमेस्टर के सिलेबस, आप देखिए आपके प्रत्येक सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन का सिलेबस दिया हुआ है, तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से और आपका सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस मैच कर लीजिए कि हाँ मुझे ये जब मैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसके बीच में मेरा ये सिलेबस है, ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इस पे मैं थोड़ा सा अधिक ध्यान दूंगा, जिससे मेरे को दोबारा रिवीजन करने की कम आवश्यकता पड़े। ठीक, इस तरह से आप अपना सामाजिक अध्ययन तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश, आप ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश पूछी नहीं जाती है। आप अगर सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश पूछी जाती है वो अलग तरह से इंग्लिश पूछी जाती है, इसलिए आपको इंग्लिश को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है, लेकिन आपको इतना समय देना पड़ेगा जिससे आपको उसमें आपके दो भाग में विभाजित है, एक पेडागोजी सेक्शन में, एक आपके ग्रामर सेक्शन में। ठीक, तो आपको जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप एग्जाम से पहले पढ़िए या फिर बिल्कुल एग्जाम टाइम पे पढ़िए। ठीक, पेडागोजी वाला सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत मैंने अपनी इंग्लिश की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हैं, जिसमें आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है, डायरेक्ट मेथड हो जाता है, इस तरह की आपके पेडागोजी वाली सेक्शन हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक, बाकी आपका ग्रामर है जो मुझे लगता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो आता ही होगा। ठीक, बाकी हिंदी विज्ञान जो आप बाकी विषय हैं वो आप अपने एग्जाम के ओरिएंटेड, जैसे मैंने बताया, सिलेबस मैच करिए, दोनों में कौन कौन से सिलेबस मैच हो रहा है, हम उन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे जब हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने बाकी जितने भी जो एजुकेशन के सब्जेक्ट है उनको छोड़ के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ही आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, और बाकी रही वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और के नवीन प्रयास, इनको आप धीरे धीरे करके, जैसे ही आपको वीक में 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, एक बार में इनको पूरी रीडिंग कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसके नोट्स बनाइए, ध्यान करिए, सब कुछ आप एक बार पूरी सरसरी निगाह से इनको पढ़ते चलिए, चैप्टर वाइज पढ़ते चलिए, आपका एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तब आप अपनी 15 दिन पहले सारी कॉम्पिटेटिव पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ इस पर ध्यान देंगे, आपकी लिख के कह रहा हूँ गारंटी, आपकी 90% अगर नीचे बने तब आप हमसे बात करिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपकी प्रतियोगी छात्राओं की मैंने जितनी भी डाउट हो सकते हैं, जितना भी कुछ हो सकता है वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप वीडियो में बने रहना चाहते हैं
तो आपको हो सकता है लाभ हो जाए कुछ। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं वीडियो। आपकी यहाँ तक वीडियो मैंने जितना भी थी वो मैंने बता दी। अब उनसे बात करेंगे जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ लिया है या थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो गया कि हाँ भाई मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने। उनके लिए यहाँ से पूरा एक कंटेंट देने वाला हूँ जिससे उनका बहुत अच्छा भला होने वाला है। पहला आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपको ये चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा सबसे वीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका एजुकेशन के सब्जेक्ट है, वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो वो आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है आप कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो यूपी बोर्ड से हो, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो। कई सारे प्रशिक्षु ऐसे हो सकते हैं जो बायो बैकग्राउंड से हो या आर्ट बैकग्राउंड से हो, तो उनकी मैथ इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आप सभी को ये हर आपके सभी प्रशिक्षुओं के अपना अपना पर्सनल है वो, कि कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है। तो जो आपका सब्जेक्ट इस समय आपको सबसे कमजोर है, पहले उसको पकड़िए, उसको धुन लीजिए एकदम। चाहे किताब से धुनिए उसको या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, उससे पूरा का पूरा कंटेंट एकदम निपटा लीजिए। ठीक, जब वो पूरा सब्जेक्ट निपट जाए, उसके बाद आपको अपने दूसरा जो आपको हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसे करके आपको चलना है जिससे आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए और आपको कोई बर्डन फील ना हो। एग्जाम टाइम आने से 15 दिन पहले आप एकदम रिलैक्स मोड में रहेंगे कि हाँ भाई मैंने एक बार तो अपना सिलेबस खत्म कर दिया, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जिससे मेरे गलती होने के चांसेस कम रहे। ठीक, उसके बाद में आपको दूसरा क्या करना है, मैं समझता हूँ आपको कि आपको एजुकेशन के सब्जेक्ट आप किताब से पढ़ेंगे, कई सारी आपको गलतियां होंगी, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप या तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, हम आपको बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी आपकी पर्सनल इच्छा है, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनका पूरा कंटेंट देखिए, उनसे अगर बस एक टीचर को पकड़ के चलिए। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप हमारे से स्टिक रहिए, इधर उधर घूमिए मत। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट आपके जो भी टीचर है उस पर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा आपको, तभी आप उसकी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक, तो जो अभी आपको यूट्यूब चैनल पे आपका समझ में आ रहा है, डीएलएड की जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है उसमें आपको समझ में आ रहा है, उसको पकड़िए और पूरा आप कोर्स खत्म करिए उस सब्जेक्ट का, या अपनी बुक से उसको खत्म करिए जिससे आपकी एक समझ बन जाए और उसमें गलती होने के चांसेस कम रहे। ठीक, और अगेन वही कि आपका जितना भी सब्जेक्ट है 15 दिन पहले आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए। 15 दिन पहले एग्जाम से आपका सिर्फ रिवीजन चलना चाहिए, रिवीजन के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। हम आपको मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम से 15 दिन पहले, तो उसमें आपको एकदम क्रिस्प कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए आपको अभी से अवेयर करा रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस साथ के साथ खत्म करते चलिए, जिससे आपको लास्ट टाइम पे आके बर्डन फील ना हो, जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बर्डन फील करना पड़ा है। ठीक, सभी एक चीज आपकी कॉमन है, ये मान के चलिए आपको अपने पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 6 साल के खत्म करने हैं, वो भी हाथ से लिख लिख कर। ऐसा नहीं कि आपको हाथ से लिख लिख कर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा लिखित होती है, आपकी हैंडराइटिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे जितने एक जो बच्चा अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के आ रहा है। ठीक, इसलिए आपको जब लिखेंगे तो आप खुद ब खुद आपका हैंडराइटिंग से आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपका 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, आपको साथ के साथ वनडे एग्जाम की कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा ओवरव्यू बन जाता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखे होंगे सामाजिक अध्ययन में या फिर आपके विज्ञान के विषय में एक दो क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो बिल्कुल सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन थे आपके। तो इसलिए अगर आपको उन क्वेश्चन को भी करना है तो उसके लिए आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो डीएलएड के लिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ, आपको डीएलएड से सरकारी मास्टर बनना है, इसलिए आप यहाँ डीएलएड करने के लिए आए हुए हैं। ठीक, तो इसलिए आपको वनडे एग्जाम की तैयारी साथ के साथ लेके चलना है। आप एक टारगेट करिए कि हाँ भाई मुझे लेखपाल की तैयारी करनी है, या फिर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है मुझे, या फिर मुझे दिल्ली सरकार के अंदर कोई ऐसे वैकेंसी है जो मुझे अच्छी लगती है, या फिर आपको यूपी गवर्नमेंट आप की मतलब मुझे जो यूपी ट्रिपल आयोग है उसकी मुझे किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है। एक आप पकड़ के चलिए, उससे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो ये डीएलएड की तो मैं सब्जेक्ट तो कर ही लूंगा। मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बात कह रहा हूँ। ठीक, आप इन जो मैंने स्टेप बताए आपको इनको फॉलो करिए, आप गारंटी से यकीन मानिए एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा, उसके बेसिस पे आप ये समझिए आप बाकी जो प्रशिक्षु हैं उन सभी से 10 गुना आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा जिसकी बेसिस पे आप 90 प्लस अच्छे से बना लेंगे। और प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, जो टीचर आपका प्रैक्टिकल लेता है जैसे भी करता है, तो एक कॉन्फिडेंस आप में अलग होगा कि हाँ मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म करके आया हूँ, तो वो भी जो पूछेगा आप उसको जवाब देंगे। और प्रैक्टिकल क्या आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि आपको अगर प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में आपको नंबर क्यों कम मिलते हैं, उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपके सिर्फ जो एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक,
आप चलते हैं हम ऐसे प्रशिक्षुओं पर जो अभी तक बिल्कुल जागे ही नहीं है, वो बिल्कुल सो रहे हैं, उन्हें अभी मतलब ही नहीं है। जब उनका रिजल्ट आया तब वो एक आध सब्जेक्ट में उनकी बैक लगी है या फिर एक उनकी परसेंटेज कम बनी है, तब वो एकदम जागे हैं कि हाँ भाई अब हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक उन सभी के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अभी से भी शुरू करेंगे तो भी आप 90 प्लस अपनी परसेंटेज बना लेंगे। अब उसके लिए आपको करना क्या है, वो कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सबकी नोटबुक बनानी है। 7 सब्जेक्ट हैं आपको, तो सातों सब्जेक्ट की आपको नोटबुक बनानी है, ठीक? प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। चाहे आप उस बुक से फॉलो करिए। बुक का फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि बुक से पूरे के पूरे बुक ही छाप दो। आपको जो एकदम कंटेंट है, जो हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनको आप थोड़ा देखिए, समझिए। अगर आपको वो समझ में आता है, उनकी बेसिस पे आप बुक से रेफर करके अपना कंटेंट लिए। नहीं है तो आप किसी यूट्यूब चैनल को, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक यूट्यूब चैनल पकड़िए। हमसे बेहतर तो मुझे लगता नहीं कि हमसे बेहतर कोई कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, बट आपकी चॉइस है, हमसे पढ़ना चाहे किसी और से पढ़ना चाहे, ठीक? जिससे भी आप पढ़ना चाहें उसको आप कंप्लीट कोर्स खत्म करिए और उसके बाद अपना पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर आपकी 90 प्लस बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मिनिमम 6 साल के प्रश्न पत्र आपको लगाने हैं पिछले। ये बात हमेशा अपने गांठ बांध दीजिए दिमाग में, ठीक? आपको बुक के बारे में मैंने बता ही दिया आपको पहले भी कि साहित्य की बुक या ठाकुर की बुक ही लेनी है। आपकी इच्छा है, अगर आपके सीनियर ने आपको बुक दे दी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आपको खरीदनी है उस हिसाब से बताइए मैंने, ठीक? 5वां पॉइंट आपका ये है कि सबसे सिंपल सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई शुरू करनी है। आपको ऐसा नहीं, जो जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर चुकी है उनसे आपको कंपटीशन नहीं करना है। आपको कंपटीशन आपको खुद से है। आपको कैसे कंपीट करना है? आप सबसे पहले अपना सबसे सिंपल सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि हिंदी। आप हिंदी को आप मान के चलिए आपकी 15 दिन में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी। हिंदी जैसे ही खत्म हुई, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैंने एक सब्जेक्ट तो खत्म कर लिया। हिंदी के बाद आप आ जाइए अपनी किसी और सब्जेक्ट में, जहाँ जैसे आपको सामाजिक अध्ययन आपको आसान लगता है, या फिर आपको एजुकेशन के सब्जेक्ट सिंपल लगते हैं, तो आप एजुकेशन के सब्जेक्ट पे आ जाइए। चाहे आप गणित के सब्जेक्ट पे आ जाइए, जो आपका विषय ऐसा लगता है कि मुझे सबसे आसान ये है, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसको तो मैं 15 दिन में खत्म कर सकता हूँ। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट का चुनाव करिए और उसके बाद आप उसको करिए, ठीक? इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो इसलिए आपका पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। तो इसलिए आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को चूज करना है जो आपका सिंपल सब्जेक्ट हो, ठीक? और इंग्लिश और एजुकेशन के सब्जेक्ट है, इनको आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत देते हैं। आप ये मान के चलिए, सेकंड सेमेस्टर में आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट में और इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा लोगों की बैक लगती है। यकीन मानिएगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से आए हुए होते हैं, हमारे भाई बहन, तो वो इंग्लिश को उससे अच्छे प्रकार से नहीं जानते, तो इसलिए उनकी उनमें बैक लग जाती है। और एजुकेशन के सब्जेक्ट उन्होंने कभी पढ़े नहीं होते, इसलिए उनकी बैक लगती है। आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है हमारा विजडम डीलर क्लासेस, वहाँ पे जाइए। मैंने 2 पोल कराए थे, जिसमें आपकी कितनी परसेंटेज बनी और किस-किस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी। तो आप वहाँ पे देखेंगे कई सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनकी 90 से नीचे परसेंटेज बनी है, उनकी परसेंटेज बनी ही नहीं है। बहुत सारे प्रशिक्षु ये कहेंगे कि सर हमारे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिले, जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज कम बनी। तो उन सभी प्रशिक्षुओं से मेरा ये कहना है कि आप प्रैक्टिकल पे इतना डिपेंड हो क्यों रहे हैं? आप अपने रिटन में इतने नंबर अच्छे लेके आइए कि आपका भरपाई वहाँ पे प्रैक्टिकल में हो जाए। बाकी प्रैक्टिकल की भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा आपको, कि आपको कैसे उसको करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए होंगे इस पूरी वीडियो में। और बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ तक ये कंटेंट देने में हमारी मेहनत लगती है, और आप एक का एक लाइक, आपका एक शेयर हमको मोटिवेशन देता है कि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मेरा नाम क्रांति है। आप देख रहे हैं विज़डम डीएलएड क्लासेस। आप नीचे जाएँगे तो वहाँ पे देखेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हमारा टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक दे रखी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या हमारे किसी भी और सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जॉइन हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमारे जॉइन हो सकते हैं। अगेन मेरा नाम क्रांति है। आप देख रहे हैं विज़डम डीएलएड क्लासेस। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।